हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने फ़िज़िक्स की यूनिट 1 कवर करी थी। इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स की यूनिट 2 कवर करेंगे। आपकी यूनिट का नेम है सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं एंड सबसे पहला टॉपिक है आपका सेकेंड लॉ। डिफरेंट स्टेटमेंट से सेकेंड लॉ जाना जाता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वॉयर एंड कन्वर्ट्स इट कम्प्लीटली इनटू वर्क। ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि कोई ऐसी हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें आपका हीट लॉस बिल्कुल भी ना हो, 100% कन्वर्जन हो जाए हीट का वर्क में। ठीक है, तो हीट तो हमेशा लॉस हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। अगर आप बात करो आइडियल प्रोसेसेस की, तो आइडियल प्रोसेस में आप मान सकते हो कि 100% हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर आप बात करते हो रियल फेस की, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका 100% हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए एंड लॉस ना हो। ठीक है, तो यही ये सेकेंड लॉ कहता है। तो इसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, सब में बात यही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बोला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद सम हीट मस्ट बी रिजेक्टेड टू द सिंक। कुछ हीट कहाँ चली जाती है, आपने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी, वहाँ पे सोर्स था, सिंक था। ठीक है, तो हीट कहाँ चली जाती है, सिंक में चली जाती है। तो इसके एग्जांपल्स बताए हुए हैं, स्टीम इंजन, आईसी इंजन। ठीक है, तो उसके बाद है आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट। तो क्लॉजियस ने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बताई थी कि कोई ऐसा डिवाइस नहीं बन सकता जिससे आपका जो बॉडी है वो ट्रांसफ़र करे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है, हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो हायर टू लोअर टेम्परेचर होती है। जैसे कि अगर आप मानो हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी। ठीक है, अगर आपका पानी है, अगर पानी फ्लो करे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं, ओवरऑल बोले हम तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात चल रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस होता है लाइक अगर आप मानो वाटर है, ठीक है, तो ऊंचाई पर अगर वाटर है तो वो फ्लो करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर नीचे पानी है तो वो ऊपर की तरफ खुद से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस लगाने पड़ेंगे तब जाके वो ऊपर फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर खुद से कोई प्रोसेस होता है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो खुद से क्या होगा प्रोसेस, खुद से प्रोसेस हो सकता है कि पानी आपका ऊपर से नीचे फ्लो करे। ठीक है, खुद से फ्लो करेगा, पानी ऊपर की तरफ है तो नीचे फ्लो करेगा अपने आप। ठीक है, तो ये चीज़ है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसी में यही बोला, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो हीट कभी भी फ्लो नहीं करती कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ खुद से। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल प्रोसेस करोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद से बात करो तो खुद से वो फ्लो नहीं करेगी। ठीक, हॉट टू कोल्ड करती है हमेशा, वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में होता है। देन उसके बाद बात आता है फॉर सच ट्रांसफ़र एक्सटर्नल वर्क इज़ नेसेसरी। जैसे कि मैं बता रही थी, एक्सटर्नल वर्क लगा के आप कर सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये काम हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पम्प। देन उसके बाद आपका थर्ड इन्हीं दोनों को मिलाकर बोला गया है इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट, कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सेम है, लेकिन अगर आपका एक स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है तो वो लीड करेगा दूसरे स्टेटमेंट का वायलेशन। उसके बाद आता है PMM2। ठीक है, मतलब कि परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। तो एक ऐसी मशीन है जो कि आपके हीट को कम्प्लीटली वर्क में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। लेकिन कैसी है ये मशीन, इम्पॉसिबल है। ठीक है, सच अ मशीन इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस मशीन को आप क्या बोलोगे, सच अ मशीन इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये मशीन इम्पॉसिबल है बनाना। तो इसका डायग्राम बनाया हुआ है कि हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है। उसके बाद Q1 हीट आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। देन उसके बाद ये वर्क डन हो रहा है इंजन के थ्रू। एंड कोल्ड रिजर्वायर क्या है, T2, जिसको आप क्या बोलते हैं, हॉट रिजर्वायर आपका सोर्स होता है एंड कोल्ड रिजर्वायर आपका सिंक होता है। ठीक है, और Q1 Q2 क्या है, आपकी हीट ट्रांसफर्ड, एंड Q1 क्या होता है, ज़्यादा होता है Q2 से। फिर ये क्विक रिकैप बता रखा है कि आपका कैल्विन प्लैंक क्या कहता है, 100% कन्वर्जन इम्पॉसिबल है। क्लॉजियस क्या कह रहा है, हीट कभी भी फ्लो नहीं करती कोल्ड टू हॉट बॉडी खुद से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉजेस इनइक्वालिटी। तो क्लॉजेस इनइक्वालिटी से क्या समझ आता है, स्टेटमेंट लिखा है कि अगर आपका कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये जो आपका चेंज होगा DQ, मतलब हीट में चेंज होगा अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, वो उसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है या ज़ीरो से छोटा हो सकता है। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। तो ये इनइक्वालिटी बताती है कि हीट ट्रांसफ़र और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। ऊपर क्या था आपका, चेंज इन हीट है ना, हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो DQ लिखेंगे, एंड टेम्परेचर आपका T से डिनोट किया जा रहा है। तो उन दोनों का रिलेशन बताती है ये इनइक्वालिटी। ठीक है,
तो उसके बाद आप कैसे लिखोगे, अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, एंड अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात होती है तो ज़ीरो से कम होता है। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशंस ऊपर बोली थी, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा तो ज़ीरो एंड इरिवर्सिबल होगा तो लेस देन ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद यही केसेस लिख के बताए हुए हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। इक्वल्स टू ज़ीरो में रिवर्सिबल लिखा हुआ है, मतलब सिस्टम परफेक्टली एफिशिएंट है, आइडियल केस होता है। अगर सिस्टम एफिशिएंट है तो इसका मतलब कैसा है, आइडियल केस है। और रियल लाइफ प्रोसेसेस में लॉस हो जाते हैं तो ये होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होता, लेस देन ज़ीरो होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि आपसे पता चलता है कि परफेक्ट एफिशिएंसी कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हर लाइफ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं। अगर रियल प्रोसेसेस की बात करो आप, रियल लाइफ प्रोसेसेस, तो वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। उसके बाद फिजिकल मीनिंग, तो सिस्टम में एनर्जी डिग्रेड होती है। डिग्रेड का मतलब आप समझ सकते हो लेस, ठीक है, कम हो जाती है। तो हीट का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, यूजलेस फॉर्म में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो अब रिलेशन लिखा हुआ है एंट्रोपी का, तो जहाँ पर आपका ये ज़ीरो था वहाँ की जगह आपने क्या लिख दिया, ds लिख दिया, एंड सेम रिलेशन आपका बन जाएगा dq/dt, और ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। ठीक है, ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल जो ऊपर बन रहा था साइन, अब यहाँ पे ये साइन नहीं ले रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा से बताया हुआ है क्लॉजेज इन इक्वालिटी में, अगर आपकी इक्वालिटी है तो आपका क्या होगा, इक्वल्स का साइन लगेगा एंड रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एंड अगर ग्रेटर देन है तो देन उसके बाद आपका इरिवर्सिबल होगा एंड इक्वल्स टू वाला साइन नहीं आएगा। उसके बाद क्विक रिकैप, वही चीज़ सेम बताई हुई है, रिपीट हुई हुई है। ठीक है, तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, एंट्रोपी एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो एंट्रोपी होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था जब आपका यूनिट 1 चल रहा था। एंड जो सिस्टम की रैंडमनेस होती है या फिर डिसऑर्डर होता है उसको मेज़र करके बताती है। अब रैंडमनेस क्या होती है, लाइक आप सो के उठते हो तो आपके बाल कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं ना, तो किसी भी चीज़ का बिखरना, इसको आप समझ सकते हो एंट्रोपी। ठीक है, तो ऐसी थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस। तो अब इसकी डेफिनेशन बताई हुई है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो डेल क्यू रिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, डेल का मतलब होता है चेंज, एंड टी क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको आप किस में मेज़र करते हो, केल्विन में। तो डी एस क्या है आपका चेंज इन एंट्रोपी। उसके बाद फॉर अ फाइनाइट चेंज, अगर आपका फाइनाइट चेंज है जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो स्टेट 1 से 2 तक आप कैसे निकालोगे, डेल एस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, S2 माइनस S1। ठीक है, चेंज हो जाएगा, तो 1 से 2 जा रहा है, तो डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। यूनिट कैसे आई आपकी, तो जो हीट होती है आपकी वो जूल में मेज़र होती है, तो जूल, और टेम्परेचर केल्विन में, और टेम्परेचर नीचे लिखा है तो केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये एंट्रोपी की यूनिट है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, जैसे कि एंट्रोपी की यूनिट क्या है। ठीक है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, फॉर्मूला आ सकता है। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आ सकते हैं कि एंट्रोपी कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, आप वहाँ पर जाके देखना अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो। एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है। अगर आपका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल एंट्रोपी होती है वो या तो बढ़ती है या सेम रहती है, कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। दो चीज़ होती हैं, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी की बात चल रही है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है हमेशा। उसके बाद अगर आप परफेक्ट क्रिस्टल की बात करो, जब आप थर्ड लॉ पढ़ोगे तो ये थर्ड लॉ का पार्ट है। जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है, क्योंकि आप 0 केल्विन टेम्परेचर लेकर चलते हो। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी ज़ीरो होती है। तो जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे आपका एंट्रोपी का रिलेशन होता है। मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स भी बता दिए थे, मैथमेटिकल रिलेशन भी बता दिया। अब आता है एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मैंने आपको बताया था एंट्रोपी क्या मेज़र करती है, डिसऑर्डर को मेज़र करती है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ इवॉल्व करता है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मैंने बताया था उसकी एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, डिक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, जितनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी उतना ही सिस्टम में डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, रेंडमनेस ज़्यादा होगी, मतलब कि रेंडमनेस ज़्यादा होगी, बिखरा हुआ ज़्यादा होगा। ठीक है, सिस्टम। उसके बाद एंट्रोपी बताती है कि एनर्जी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी डिग्रेड हो रही है तो इस बात को भी एंट्रोपी बताती है। ठीक है, शो करती है। एंट्रोपी हीट एनर्जी के यूज़फुल वर्क में कन्वर्जन की लिमिटेशन भी बताती है, कितना हीट एनर्जी आपकी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसके कन्वर्जन की लिमिटेशन भी बताती है कितना हो सकती है, और उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा फिर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये बताई हुई है एंट्रोपी किस हिसाब से होती है। तो
रिवर्सिबल में कांस्टेंट होती है एंड इरिवर्सिबल में एंट्रोपी बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती है। ये कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ होता है। अगर आप बात करूँ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की, तो जो एंट्रोपी चेंज होता है वो आपका इरिवर्सिबल में ज़्यादा होता है। फिर शॉर्ट में समरी बताई हुई है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको समझा चुकी, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो आपके काफ़ी सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें किस तरह से एंट्रोपी चेंज होती है, ठीक है। सो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। किसी भी प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल एस इक्वल्स टू S2 माइनस S1 होगा, ठीक है। अगर आप बात करो आइसोथर्मल प्रोसेसेस, तो उसमें टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट, क्योंकि थर्मल टेम्परेचर, ठीक है, और आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो क्यू हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है रिवर्सिबली, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक, 1 से 2 टी कांस्टेंट, और डेल एस क्या होता है, और डी एस क्या होता है आपका, डेल क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, ठीक है। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका हीट चेंज जीरो होता है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, एमसीक्यूज में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइसोबारिक में क्या होता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, एंड आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसके लिए भी फॉर्मूला लिखा हुआ है एंट्रोपी चेंज का, ठीक है। ऐसी पॉलीट्रॉपिक में लिखा हुआ है एंड फ्री एक्सपेंशन के लिए, तो इनको एक बार आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। एंड समरी में आपका एक साथ आपके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जो मेन होते हैं वो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, ये 3 होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप बाकी की कंडीशंस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। सो ये मैंने डायग्राम्स, ग्राफ्स वगैरह बना के दिखाए हुए हैं, एक बार आप इन्हें देख लेना। एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपका क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा। एडियाबेटिक में हीट चेंज जीरो हो जाता है, तो इसलिए क्यू जीरो हो जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। एंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखा है, एन सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, सी पी मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो एन सी पी एल एन होता है आपका नेचुरल लॉग T2 बाई T1, ठीक है। और अगर आपका आइसोबारिक होगा तो अगर आपका आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आप लिख दोगे NCV, ठीक है, नेचुरल लॉग T2 बाई T1। ऐसे ही आपको पॉलीट्रॉपिक के लिए पढ़ना है और फ्री एक्सपेंशन के लिए पढ़ना है। फ्री एक्सपेंशन मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, ठीक है, और अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करोगे तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। एंड आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्ड लॉ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपका टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, अप्रोचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो 0 केल्विन जब आपका टेम्परेचर होता है तो आपकी एंट्रोपी जो होती है परफेक्ट क्रिस्टल की, वो कितनी हो जाती है, मिनिमम वैल्यू विच इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो लिमिट लिखोगे आप, लिमिट टेम्परेचर अगर टेंड्स करता है ज़ीरो पर, तो आपकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये किसके लिए होता है, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए। तो यही लॉ है आपका थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो आपको परफेक्ट क्रिस्टल होगा उसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। एंड सो इट्स एंट्रोपी इज़ मिनिमम, इसलिए उसकी एंट्रोपी क्या होती है, मिनिमम होती है एंड नियरली इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाती है। और अगर इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा तो एंट्रोपी ज़ीरो हो भी सकती है 0 केल्विन पर और नहीं भी हो सकती। तो दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो ये लॉ बेस्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट होता है उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद इस लॉ को बताया जाता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वही सेम चीज़ बताइए, एंट्रोपी ज़ीरो कब होगी, एंट्रोपी ज़ीरो कब होगी, जब आपका टेम्परेचर कैसा होगा, 0 केल्विन पर होगा, और ये कैसा क्रिस्टल होगा, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। इम्परफेक्ट की कंडीशन में आपको ऊपर बता चुकी। आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको क्या बताया है, इट फिक्सेस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। इससे आपको क्या पता चलता है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता चलती है एंट्रोपी की। इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी वैल्यूज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो नो थर्मल एनर्जी इज़ अवेलेबल टू प्रोड्यूस डिसऑर्डर, कोई भी थर्मल एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब रैंडमनेस के लिए। ये आपका अटेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी प्रोड्यूस करता है, देता है, ठीक है, ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच 0 केल्विन, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स होते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुँचाने में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो का, ठीक है। तो ग्राफ एक बार आप देख लेना, 0 केल्विन टेम्परेचर पहुंचती है आपका परफेक्ट क्रिस्टल, उसके ऊपर कैसा है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल है। अगर टेम्परेचर 0 है तो आपका एस भी 0 है तो परफेक्ट क्रिस्टल, एस 0 नहीं है उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल होगा। समरी लिखी हुई है पूरा एक टाइप से कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है आपका, एंड ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट देता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए।
एंड ये एब्सोल्यूट ज़ीरो को भी शो करता है। ये भी बताता है कि फाइनाइट स्टेप्स में आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो अटेन नहीं हो सकता, रीच नहीं कर सकता। तो ये कैसा है, अनअटेनेबिलिटी को बताता है। इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स की ज़रूरत होती है 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुँचने में। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो आपने स्टेटमेंट पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर 0 केल्विन कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनी फाइनाइट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अगर आप फाइनाइट करोगे तो फाइनाइट से आपका ये 0 केल्विन वाला टेम्परेचर पर रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अगर आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर रीच करना है तो आपको इनफाइनाइट स्टेप्स की नीड होगी, ठीक है। इसीलिए आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आया था, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो का, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रॉच 0 केल्विन, अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन अप्रॉच करता है तो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रॉच द मिनिमम वैल्यू। तो जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो भी कहाँ अप्रॉच करेगी, मिनिमम वैल्यू पर अप्रॉच करेगी, ठीक है। टू रीच 0 केल्विन, अगर आपको टेम्परेचर को 0 केल्विन रीच कराना है तो एंट्रोपी चेंज रिक्वायर्ड डेल एस बिकम्स 0, ठीक है। तो आपकी एंट्रोपी चेंज जो होगी वो भी कितनी होगी, 0 होगी। इन एनी रियल प्रोसेस डेल एस इज ऑलवेज फाइनाइट। अगर आपका रियल प्रोसेस होता है, कोई भी रियल प्रोसेस है, तो आपका एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो हैंस 0 केल्विन कैन बी अप्रॉच्ड बट नेवर रीच्ड इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आपका 0 केल्विन अप्रॉच तो करेगा लेकिन कभी भी फाइनाइट स्टेप्स में अप्रॉच नहीं करेगा। फिर मैथमेटिकल लॉ बताया है, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपका थर्ड लॉ दोबारा से बताया हुआ है, टू रीच 0 केल्विन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। दोबारा लिखिए यही सेम लाइन। फिर उसके बाद कर्व बताया है, द कर्व अप्रॉच 0 केल्विन, ठीक है। फिर आपका ग्राफ बना हुआ है एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। 0 केल्विन नॉन अटेनेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड क्या बताया है, नॉट अटेनेबल, ठीक है, अटेनेबल नहीं है। फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस की नीड होती है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट देता है, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो कॉन्सेप्ट देता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कूल अ सिस्टम टू एब्सोल्यूट ज़ीरो इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम में नहीं कर सकते, ठीक है। इम्पॉसिबल है सिस्टम को कूल करना एब्सोल्यूट ज़ीरो तक, ठीक है, फाइनाइट टाइम। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या है, टेम्परेचर 0 केल्विन का मतलब है कि आपका ठंडक हो रही है ना, कूलिंग हो रही है सिस्टम की। तो दिस गिव्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनअटेनेबिलिटी। तो अब कंक्लूजन यही लिखा है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन अनअटेनेबल है। इट कैन ओनली बी अप्रोच्ड बट नेवर रीच्ड इन एनी रियल प्रोसेस। ये अप्रोच हो सकता है लेकिन कभी भी रियल प्रोसेसेस में रीच नहीं करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करेगा। रियल प्रोसेसेस में रीच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका रियल प्रोसेसेस में जो डेल एस होता है वो फाइनाइट होता है। एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था, तो डेल एस जब फाइनाइट होगा तो रियल प्रोसेसेस में ये रीच नहीं करेगा बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स जो होने चाहिए वो इनफाइनाइट होने चाहिए 0 केल्विन रीच करने के लिए। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ एंड इसी चैप्टर को आगे कंप्लीट करते हैं। एंड इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ये वाला है एंड सेकेंड पार्ट और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।